नमस्कार, चक्रव्यूह स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। परमाणु बम सुनते ही हिरोशिमा और नागासाकी का दर्द उभर कर सामने आ जाता है। इसीलिए जब ईरान के खिलाफ अमेरिका के एटम बम की आहट सुनाई पड़ रही है तो 80 साल पुराने वो घाव हरे हो जाते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर जब एटम बम बरसाए गए थे तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे हैरी ट्रूमैन। उसके बाद और ट्रंप से पहले 12 लोग अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन किसी ने बड़े से बड़े युद्ध में भी एटम बम को गिराने की कल्पना तक नहीं की थी। जब ट्रंप में एटम बम वाले अब खतरनाक सोच पैदा होती दिखाई दे रही है। ईरान रुकने वाला नहीं, अमेरिका झुकने वाला नहीं। ईरान ने बढ़ाई ट्रंप की टेंशन, यूएस इजराइल का न्यूक्लियर ऑप्शन। इजराइल को ईरान की परमाणु धमकी, ट्रंप को युद्ध रोकने की जल्दी। अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर पूरी दुनिया के मन में एक ही सवाल है, यह युद्ध कब तक चलेगा? क्योंकि अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है और ईरान भी हमले रोकने को तैयार नहीं है। अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद ईरान बदले का ऐलान कर चुका है और दूसरी तरफ ट्रंप की जिद है कि जब तक ईरान की पूरी रिजीम नहीं बदली जाती तब तक हमले होते रहेंगे। इस महायुद्ध को रोकने में सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि ईरान किसी की सुनने को तैयार नहीं है और अमेरिका किसी की सुनेगा नहीं। जंग के इस माहौल में सबसे बड़ा सवाल और खतरा यह है कि क्या इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका फिर वही विनाशकारी फैसला लेगा। ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, 2000 साल से इट हैज बीन अराउंड। बड़े लड़ाके लोग हैं साहब और बर्दाश्त का मारा बहुत ज़्यादा है। 8 साल लड़ गए थे सद्दाम हुसैन से, उसने केमिकल वॉरफेयर के वेपन्स इनके बरखिलाफ इस्तेमाल किए थे, तब भी इन्होंने ऊफ नहीं करी साहब। मिलियन कैजुअल्टीज ले ली लेकिन हरा के छोड़ा सद्दाम हुसैन को भी, जो उसने आज से 80 साल पहले जापान के खिलाफ लिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बेकाबू जापान को रोकने के लिए अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था। इस बार महायुद्ध में न्यूक्लियर अटैक की बात हवाई नहीं है, क्योंकि जिस तरह अमेरिका की न्यूक्लियर वाली तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल को न्यूक्लियर वाली धमकी दी है, उससे अब ये युद्ध किसी भी तरफ जा सकता है। चार मार्च की रात अमेरिका ने न्यूक्लियर हथियार ले जाने वाले मिसाइल का टेस्ट किया। अमेरिका ने कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से मिनटमैन 3 नाम की मिसाइल का टेस्ट किया। इससे पहले अमेरिका ने 11 जनवरी 2026 को डूम्सडे प्लेन की झलक दिखाई। इस प्लेन को खास तौर पर परमाणु हमले से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला था कि विमान ऑफर्ट एयरफोर्स बेस से कैंप स्प्रिंग्स मैरीलैंड के लिए उड़ान भर रहा था, जो वॉशिंगटन के पास मौजूद है। अमेरिका की इस तैयारी को देखकर पूरी दुनिया को शक है कि कहीं ट्रंप और नेतन्याहू अपने अंतिम ऑप्शन के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। हालांकि ट्रंप भी ऐलान कर चुके हैं कि ईरान पर सबसे बड़ा हमला अभी बाकी है। ट्रंप के इस बयान से तो यह साफ है कि वो ईरान में अभी बड़ी तबाही लाने वाले हैं। तो क्या ये तबाही न्यूक्लियर हमले से ही लाई जाएगी?
दूसरी ओर ईरान ने भी क्लियर मैसेज दे दिया है कि अमेरिका से बातचीत की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। ईरान के टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी अली लारीजानी ने कह दिया कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। इसके अलावा ईरान में रिजीम चेंज करने वाली धमकी पर भी ईरान ने जवाब दिया है कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश की जाती है तो इजराइल के डिमोना परमाणु साइट पर हमला किया जाएगा। ईरान के पास क्षमता जरूर है इजराइल तक पहुंचने के लिए और डिमोना के ऊपर हमला करने के लिए। ईरान के पास शबाब 3 और नए एमाद मिसाइल का जानकारी हमारे पास है, परंतु ईरान इस प्रकार का भारी कदम उठाएगा या नहीं, वो बहुत ही जटिल मामला है। अगर ईरान ने अपनी इस चेतावनी को हकीकत में बदल दिया तो ये युद्ध न्यूक्लियर वॉर में बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। ईरान ने जिस डिमोना को टारगेट पर लाने की बात कही है वो इजराइल का सबसे सुरक्षित परमाणु केंद्र है, जहां इजरायली एटमी हथियारों के ऐसे राज दफन हैं जिसके बारे में दुनिया को अब तक कुछ ज्यादा नहीं पता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान की मिसाइलें डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी तक पहुंच सकती हैं? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान की फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइलें और खैबर जैसी लंबी दूसरी मिसाइलें तकनीकी रूप से इजराइल के किसी भी कोने को निशाना बना सकती हैं, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। हाल के हमलों में ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी, लेकिन इजराइल की आयरन डोम और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर को रोक लिया। रही बात डिमोना की, तो ये पूरा इलाका हैवी गार्डेड है। नो फ्लाई जोन, मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम 24/7 एक्टिव रहता है। फिर भी अगर कुछ मिसाइलें ब्रेक थ्रू कर गईं तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। ईरान की इस धमकी में इसलिए भी दम है क्योंकि वो पिछले साल जून में अपनी ताकत की एक झलक दिखा चुका है। अगर डिमोना के ऊपर हमला होता है और रिएक्टर को किसी प्रकार का भी डैमेज, रेडियो एक्टिव फॉलआउट, इस प्रकार का कोई स्थिति अगर बन जाता है तो वो बहुत ही चिंताजनक होगा। हम तुलना शर्नोबिल जो रूस में हुआ था और फुकुशिमा जो जापान में हुआ था उसके साथ हम तुलना कर सकते हैं। इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने एक अलर्ट जारी किया है। IAEA चीफ राफेल ग्रोसी ने कहा कि हमले बढ़ने पर परमाणु हादसे का जोखिम है। ईरान समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों में न्यूक्लियर प्लांट और न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर मौजूद हैं। अगर आप न्यूक्लियर पे उतर आएंगे, वहां तो किम जोंग उन ने बोल दिया है कि मैं ईरान को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने को तैयार हूं। ठीक है, तो कल वो न्यूक्लियर मिसाइल भी दे सकता है, वो कोरिया के थ्रू दिलवा देंगे। और सब आप भूल जाइए, ईरान के पास कोई 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, वो डर्टी बॉम्ब बना सकता है। ईरान युद्ध में न्यूक्लियर अटैक का खतरा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अमेरिका के आसमान में रहस्यमय डूम्सडे प्लेन देखा गया है। ये प्रलय का विमान यानी डूम्सडे प्लेन के नाम से मशहूर है। एयरफोर्स 1 के आकार के इस विमान की टाइमिंग को देखकर पूरी दुनिया हिल गई है। ये विमान ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला पर हमला किया और अब राष्ट्रपति ट्रंप ईरान का नामो निशान मिटाने की धमकी दे चुके हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि विमान ऑफर्ट एयरफोर्स बेस से कैंप स्प्रिंग्स मैरीलैंड के लिए उड़ान भर रहा था, जो वॉशिंगटन के पास मौजूद है। अब डूम्सडे विमान की पहेली भी समझिए।
डूम्सडे प्लेन का आधिकारिक नाम E-4B नाइट वॉच है, यानी ये एक नेशनल एयरबोर्न ऑपरेशनल सेंटर NAOC के रूप में काम करता है। इसे एक उड़ने वाली कमांड पोस्ट के रूप में डिजाइन किया गया है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति और टॉप मिलिट्री नेताओं को परमाणु युद्ध जैसी इमरजेंसी में लेकर उड़ने की सुविधा है। दरअसल परमाणु हमलों के दौरान सरकार अपने फैसले बिना किसी खतरे के ले सके, इसलिए इस खास विमान डूम्सडे को बनाया गया है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने रक्षा विभाग को लेकर कुछ दिन पहले लिखा है कि डूम्सडे प्लेन जब लॉस एंजलिस में उतरा तो उसमें अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ सवार थे। हालांकि पेंटागन ने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि स्टैंडर्ड सरकारी विमान के बजाय डूम्सडे प्लेन E-4B का इस्तेमाल क्यों किया गया। इस विमान के तकनीकी पहलू भी देखिए। ये बोइंग 747-200 का मिलिट्री वर्जन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी EMP से सुरक्षित है। इस प्लेन में 67 सैटेलाइट डिश एंटीना मौजूद हैं, जिसकी वजह से परमाणु अटैक होने की स्थिति में भी इसका कम्युनिकेशन नेटवर्क काम कर सकता है। ये प्लेन साइबर अटैक प्रूफ भी है क्योंकि इस प्लेन का पूरा कंट्रोल सिस्टम मैनुअल है। इसके सिस्टम को हैक नहीं किया जा सकता। 4 इंजन वाला ये विमान बिना ईंधन भरे 12 घंटे तक हवा में रह सकता है। अगर ईंधन खत्म होने लगे तो ये हवा में ही दूसरे टैंकर विमान से रिफ्यूल कर सकता है। E-4B की एक बड़ी खासियत यह है कि इसे जमीन पर उतारने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी वजह से ये लगातार 35 घंटे से भी ज्यादा समय तक उड़ान में रह सकता है। यानी इस विमान में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति कयामत के दिन से बच भी सकते हैं और किसी भी देश के लिए कयामत का दिन ला भी सकते हैं। डूम्सडे प्लेन इससे पहले भी कई अहम मौकों पर देखा गया है। इससे पहले ये सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के दौरान इस्तेमाल किया गया था और उस वक्त राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भी इसी विमान में सवारी की थी। इसके अलावा 1995 में आए तूफान ओपल के समय FEMA की टीम को इसी विमान से सुरक्षित जगहों तक ले जाया गया था। बाहर से देखने पर यह प्लेन एकदम सामान्य विमानों जैसा ही दिखता है, लेकिन युद्ध या परमाणु हमले की सिचुएशन में यह साधारण सा दिखने वाला विमान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सबसे ताकतवर बॉडीगार्ड बन सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनाई को मौत की नींद सुलाने में अमेरिका और इजराइल को थोड़ी भी देर नहीं लगी, लेकिन उससे युद्ध रुका नहीं बल्कि और तेज हो गया। और इतना तेज हुआ कि वो युद्ध इस खतरनाक मोड़ पर अब पहुंच चुका है जहां आगे एटमी हमले की आशंका से दुनिया का दिल दहला हुआ है। 4 मार्च की देर रात अमेरिका में कैलिफोर्निया में डूम्सडे बैलिस्टिक मिसाइल का अमेरिका ने परीक्षण किया। यह मिसाइल इतनी ताकतवर है कि हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 20 गुना ज्यादा ताकतवर हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। अमेरिका की न्यूक्लियर तैयारी का दूसरा सबसे बड़ा सबूत है डूम्सडे बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट। महायुद्ध के बीच 4 मार्च की रात अमेरिका ने कैलिफोर्निया तट पर एक डूम्सडे बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा ताकतवर परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है। मिनटमैन 3 अमेरिका की सबसे पुरानी ICBM है जो 1970 के दशक से इस्तेमाल हो रही है और ये जमीन से लॉन्च होती है। ये मिसाइल 13,000 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती है। इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा सकता है, लेकिन इस टेस्ट में कोई हथियार नहीं था। अमेरिका के पास लगभग 400 ऐसी मिसाइलें हैं जो रूस और चीन जैसे देशों के खिलाफ रक्षा का हिस्सा हैं। ये मिसाइल मिनटमैन नाम से इसलिए जानी जाती है क्योंकि ये 1 मिनट में तैयार हो जाती है। अमेरिका 2030 तक इसे नई मिसाइल से बदलने की योजना बना रहा है, लेकिन तब तक ये टेस्ट जारी रहेंगे।
मिनटमैन 3 का ये टेस्ट 4 मार्च की रात को कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लगभग 11 बजे किया गया। इस मिसाइल को GT 255 नाम दिया गया था, जिसमें 2 टेस्ट री एंट्री व्हीकल लगे थे। अनआर्म्ड यानी कि बिना हथियार वाली ये मिसाइल प्रशांत महासागर के पार उड़ी और अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। हालांकि अमेरिकी एयरफोर्स ने दलील दी है कि मिसाइल टेस्ट का मकसद ये देखना था कि अमेरिका की जमीन से दागे जाने वाली परमाणु मिसाइल प्रणाली कितनी प्रभावी, तैयार और भरोसेमंद है। दूसरी दलील यह भी दी गई कि इस मिसाइल का टेस्ट वर्षों से प्लान था और इसका ईरान युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर नवंबर 2025 में मिनटमैन 3 का टेस्ट किया था। अभी ये मिसाइल अमेरिकी पश्चिमी इलाकों में अंडरग्राउंड साइलों में रखी है। एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने कहा कि मंगलवार किया गया मिसाइल का टेस्ट नियमित था और कई साल पहले से ही तय था। मिनटमैन 3 मिसाइल अमेरिका के परमाणु त्रिकोण का एक हिस्सा है। इसमें जमीन, समुद्र और हवा से दुनिया को तबाह करने वाले हथियार को लॉन्च करने की क्षमता है। इसे परमाणु जंग को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इस बयान से साफ है कि अमेरिका परमाणु खतरे को रोकने के नाम पर इस भयानक हथियार को इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि इससे पहले भी अमेरिका इराक में बायो वेपन रखने के आरोप में सद्दाम हुसैन को सत्ता से उतारकर फांसी के फंदे पर चढ़ा चुका है। नब्बे के दशक में संयुक्त राष्ट्र ने कई बार यह रिपोर्ट दी कि इराक ने अपने जैविक हथियार कार्यक्रम की पूरी और सही जानकारी नहीं दी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने इराक में घुसकर सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट ये कहकर किया था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, जो दुनिया के लिए खतरा है। ईरान पर भी इजराइल ने यह कहकर हमला किया है कि ईरान कुछ ही वक्त में एटम बम बनाने वाला है, जिससे वो दुनिया का खतरा बन गया है। हालांकि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाली अमेरिका की थ्योरी बाद में गलत साबित हुई थी। ईरान के मामले में भी ये क्लियर नहीं है कि वो एटम बम हासिल करने के करीब है या नहीं, लेकिन अमेरिका का कई बार ये दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। मार्च 2025 में आई IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपनी तिमाही रिपोर्ट में कहा था कि ईरान ने 60% प्योरिटी वाला 408 किलो यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है, जिसके 42 किलो से एक परमाणु बम बन सकता है और इस तरह ईरान कुछ ही हफ्तों में 9 परमाणु बम बना सकता है। अगर ये स्तर 90% तक पहुंच गया तो तकनीकी तौर पर इससे कई गुना शक्तिशाली परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। इजराइल ने जून 2025 में इसी बात को हमले का आधार बनाया कि ईरान के हाथ एटम बम लग चुका है या वो एटम बम बनाने के बिल्कुल नजदीक है। इजराइल ने यहां तक दावा कर दिया कि ईरान तेहरान के पास सारा साजो सामान जुटा चुका था और अगले 15 दिनों में उसके पास न्यूक्लियर हथियार आने वाला था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक पिछले साल जब 4 फरवरी 2025 को इजरायली पीएम नेतन्याहू ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचे, तब इजरायली खुफिया एजेंसी ने अमेरिका को बताया कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है। यही वजह है कि जून 2025 में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। इस दौरान ईरान की सेना के टॉप कमांडरों के अलावा परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी गई। हालांकि जवाब में ईरान ने भी इजराइल को चौंका दिया। ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत से फ्यूचर वॉर की तस्वीरें दुनिया को दिखाई। इजराइल के आयरन डोम को चौंकाने के लिए ईरान ने पहले सस्ती मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। जैसे ही आयरन डोम पर प्रेशर बढ़ा तो ईरान ने नई टेक्नोलॉजी की मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया। जब पिछले साल ईरान ने ये झेला,
उन्होंने कहा कि इसका आंसर है डिसेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल। कैसे किया? 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के, 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं साहब, ठीक है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिसाइल हैं, ड्रोन्स हैं, और कहीं एक जगह नहीं है कॉन्सेंट्रेटेड, एक दो जगह अंडरग्राउंड सिटीज बना दी हैं। उनसे कितने सारे टनल्स निकलते हैं बाहर, जहां से मिसाइल लॉन्चर निकलते हैं, फायर करते हैं वापस अंदर, ठीक है साहब। ट्रकों पे, सिविलियन ट्रकों पे लोड कर रखे हैं मिसाइल। 14 जून 2025 को ईरान ने 2000 किलोमीटर रेंज वाली खैबर बैलिस्टिक मिसाइल मारी। 18 जून 2025 को ईरान ने हाइपरसोनिक फतह 1 मिसाइल से हमला किया, जिसने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया। इसके अगले दिन यानी 19 जून 2025 को ईरान ने क्लस्टर बम लगी हुई बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसके बमों ने 8 किलोमीटर तक तबाही मचा दी। 20 जून 2025 को ईरान ने सैजिल मिसाइल को दागा। 18 मीटर लंबी सैजिल मिसाइल आसमान में अजीब सी आकृति बनाती है। सॉलिड फ्यूल से चलने वाली ये सैजिल मिसाइल ईरान के सबसे सटीक और ताकतवर रणनीतिक हथियारों में से एक है, जो दुश्मन के अहम ठिकानों को भेदने और तबाह करने में माहिर है। अमेरिका और इजराइल ने जिन परमाणु ठिकानों पर हमला किया, उसमें फोर्डो ईरान का अति गोपनीय पहाड़ों के नीचे मौजूद यूरेनियम संवर्धन केंद्र है, और नतांज ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन प्लांट है, और इस्फहान ऐसा ठिकाना जहां ईरान के पास बम स्तर का संवर्धित यूरेनियम रखा है। जून 2025 में अमेरिका दावा कर रहा था कि उसने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह तबाह कर दिया है। लेकिन अब अमेरिका के इस दावे पर भी सवाल हैं, क्योंकि अब MAXAR की ही एक और सैटेलाइट इमेज आई है। ये इमेज 19 जून 2025 की है, जिसमें अमेरिका के हमले से 2 दिन पहले फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी के बाहर 16 ट्रक एक लाइन में खड़े दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के हमले से पहले ही यूरेनियम और जरूरी डिवाइसेस सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर ली हैं। ईरान के सरकारी चैनल ने भी दावा किया है कि ईरान ने अपनी तीनों न्यूक्लियर साइट से यूरेनियम पहले ही सेफ जगह पर पहुंचा दिया था। अमेरिकी स्ट्राइक से 2 दिन पहले ही ईरान ने तीनों न्यूक्लियर साइट्स खाली कर दी थी, यूरेनियम और जरूरी सामान हटा दिया था, न्यूक्लियर फैसिलिटी की एंट्री को ईंट पत्थर से भर दिया था। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने जो भी टारगेट किया है, उससे ईरान के न्यूक्लियर प्लान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका ने जहां बम गिराए हैं, वो पहाड़ पर करीब 960 मीटर ऊंचाई पर गिरे हैं। ये ऊंचाई बहुत ज्यादा है। इतनी ऊंचाई से बंकर बस्टर भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया होगा। स्वीडन के इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल ने 1866 में उस शक्तिशाली विस्फोटक को विकसित किया था जिसे आज दुनिया डायनामाइट कहती है। इसको नोबेल ने बनाया था इंसानियत के फायदे के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल होने लगा एटम बम बनाने के लिए, बर्बादी और तबाही के लिए। इससे हाथ होकर नोबेल ने अपनी संपत्ति, शांति और दूसरे कामों के लिए पुरस्कार बांटने के लिए दान दे दी, लेकिन इससे मानवता को शांति मिली नहीं है। नोबेल से याद आया, एटम बम वाले डोनाल्ड ट्रंप भी शांति का नोबेल पुरस्कार पाना चाहते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि इस बार जंग का मकसद क्या है? क्या वाकई ईरान परमाणु बम बना रहा था? क्या ये बात सच है कि पाकिस्तान के बाद ईरान दूसरा इस्लामिक देश बनने वाला है जिसके पास परमाणु बम है, या सिर्फ एक खास रणनीति के तहत ईरान को इजराइल और अमेरिका ने युद्ध में धकेल दिया है? दूसरी तरफ ईरान के तेवर दिखा रहे हैं कि वो खामेनेई की मौत का बदला लेकर रहेंगे।
और ऐसा हमला करेंगे कि अमेरिका इजराइल मदद मांगेंगे। 48 मार डाले टॉप कमांडर खोमैनी और उस डाउनवर्ड्स, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि 1 घंटे के अंदर ईरान ने रिटेलिएट किया और लगातार करे जा रहा है। तो ये कह देना कि ईरान मर गया, खत्म हो गया, आउट है, कापुट है, ये सब मिलिट्री रियलिटी ये है कि वो लगातार पलटवार करे जा रहा है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है कि दुश्मन ने हमारी रेड लाइन पार कर दी है और इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गलीबाफ ने कहा कि ईरान इतनी ताकतवर कार्रवाई करेगा कि इजराइल और अमेरिका मदद मांगने को मजबूर हो जाएंगे। ईरान की इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में वो मिडिल ईस्ट में 27 अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। IRGC के मुताबिक 27 अमेरिकी ठिकानों के अलावा तेल अवीव में तेल नोफ एयरबेस, इजरायली सेना मुख्यालय और डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स भी शामिल हैं। इस युद्ध को रोकने का प्रेशर अमेरिका पर इसलिए भी है, ये युद्ध अमेरिका की जेब पर बहुत भारी पड़ रहा है। ज्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान 6 महीने तक लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल 1.5 महीने से ज्यादा ये जंग नहीं झेल पाएंगे। अमेरिका भी ये कह चुका है कि वो 5 से 6 हफ्ते की जंग के लिए तैयार है। दरअसल ईरान के पास इतने हथियार हैं जो 6 महीने तक चल सकते हैं। ईरान ने अब तक अपनी मॉडर्न मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया है, वो अब भी पुराने ड्रोन और मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि पुरानी मिसाइलों से हमले अभी भी कामयाब हो रहे हैं। ईरान के सस्ते ड्रोन से अमेरिका इजराइल के महंगे डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो रहे हैं। उनके पास डिफेंस के लिए सीमित संसाधन हैं। हर बीतते दिन के साथ अमेरिका का डिफेंस सिस्टम कमजोर हो रहा है। पिछले 7 दिनों की जंग में ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों पर 500 से ज्यादा मिसाइलें और करीब 2500 ड्रोन्स दागे हैं। इनमें से ज्यादातर वन वे सुसाइड ड्रोन्स हैं, यानी ये सिर्फ सर्विलांस करके नहीं लौटते, बल्कि ये टारगेट तक जाकर ब्लास्ट हो जाते हैं। ईरान सबसे ज्यादा शाहेद ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के शाहेद 136 जैसे ड्रोन इतने छोटे होते हैं जिन्हें किसी ट्रक के पीछे से भी लॉन्च किया जा सकता है। शाहेद ड्रोन्स के अलग अलग वर्जन की कीमत 18 लाख से 45 लाख रुपए है। ईरान के पास ऐसे हजारों ड्रोन्स हो सकते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान से युद्ध के लिए मिडिल ईस्ट में उसके पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और काउंटर ड्रोन सिस्टम तैनात हैं। लेकिन पैट्रियट सिस्टम से एक शॉट फायर करने की कॉस्ट करीब $3 मिलियन यानी करीब 27 करोड़ रुपए है। अमेरिका के पास पैट्रियट सिस्टम के अलावा कुछ सस्ते ऑप्शन भी हैं, जैसे रेथियन कोयोट सिस्टम। इससे लॉन्च होने वाले ड्रोन दूसरे ड्रोन्स को मार गिराते हैं। इससे एक ड्रोन इंटरसेप्ट करने यानी रोकने में करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होते हैं। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने 2025 में ही 620 PAC-3 इंटरसेप्टर मिसाइलें सप्लाई की हैं। ये मिसाइलें दुश्मन के हमले को डिटेक्ट कर उसे हवा में ही खत्म करने का काम करती हैं। लेकिन अमेरिका के पास ईरानी ड्रोन्स को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर्स कम हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के पास ईरान जैसे ड्रोन्स नहीं है। शाहेद 136 का रूस यूक्रेन युद्ध में देखते हुए ही अमेरिका ने इसकी तर्ज पर अटैकिंग ड्रोन बनाना शुरू किया। पहली बार अमेरिका ल्यूकस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के दौरान भी अमेरिका ने इनका इस्तेमाल किया था, लेकिन लुकास भी जेब पर भारी पड़ रहा है। एक लुकास ड्रोन बनाने की कीमत करीब 32 लाख रुपए है। 2028 तक
अमेरिका ऐसे 3,40,000 ड्रोन शामिल करना चाहता है, जहां ईरान के शाहिद 136 ड्रोन 2,500 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकी लुकास ड्रोन 650 किलोमीटर तक ही जा सकते हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ही अमेरिका और ईरान के बीच पुरानी तनातनी चल रही थी। बीच में इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 के बाद छिड़े युद्ध में ईरान का फिलिस्तीन के पक्ष में उतरने से माहौल ज्यादा ही तनावपूर्ण हो गया था। हालांकि इस बीच ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तख्त रवांची ने एक बड़ा खुलासा किया है। रवांची के मुताबिक इस युद्ध से पहले ईरान ने अमेरिका से कहा था कि वो अपने सभी न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर देगा। वो इसके लिए तैयार है। अमेरिका और ईरान के बीच इस मसले पर चौथे दौर की बातचीत भी होनी थी, लेकिन ईरान का कहना है कि बातचीत होने से पहले ही ट्रंप और नेतन्याहू ने युद्ध छेड़ दिया। अब इस युद्ध में धोखे और साजिश की बारूदी दुर्गंध आने लगी है। अमेरिकी मीडिया में यह भी चर्चा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हथियार अब बढ़ रहे हैं। अमेरिका जिस स्पीड से युद्ध के पहले दिन अपने एडवांस हथियार इस्तेमाल कर रहा था, अब वैसे नहीं कर रहा है। यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई करने और बीते एक साल में 7 देशों पर हमला करके अमेरिका के हथियार लगातार कम हो रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने युद्ध के शुरुआती दिनों में करीब $2 बिलियन प्रतिदिन खर्च किए, लेकिन अब ये घटकर $1 बिलियन प्रतिदिन हो गया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक कतर में तैनात अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम जिस स्पीड से हमले कर रहे हैं, वो अगले 4 से 5 दिनों में ही खत्म हो जाएंगे। हालांकि कतर की स्टेट मीडिया के मुताबिक सेना के पास पर्याप्त पैट्रियट सिस्टम है। पैट्रियट के अलावा अमेरिका के पास सऊदी अरब और यूएई में THAAD एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी है, लेकिन ये इतने एडवांस हैं कि इनका इस्तेमाल ड्रोन मारने में नहीं किया जा सकता। इससे एक मिसाइल फायर करने में करीब $12 मिलियन का खर्च आता है। अमेरिका की टेंशन इस बात से भी है कि अमेरिकी आर्मी ईरान से आने वाले हर ड्रोन को नहीं मार सकती। ईरान भी इसी कोशिश में है कि ड्रोन से हमले करके और अपनी मिसाइलें बचाकर युद्ध को लंबा खींचा जाए। ईरान साफ कर चुका है कि अभी वो मैग्नीट्यूड के पैमाने पर 6 से 7 के लेवल के हमले कर रहा है। आने वाले दिनों में 9 से 10 लेवल के हमले शुरू करेंगे। अभी ईरान पुराने ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जल्द ही अपने ताकतवर ड्रोन भेजना शुरू करेगा। ईरानी ड्रोन सिर्फ $20,000 के हैं, जबकि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम लाखों डॉलर के हैं। एक तरफ अमेरिका का दावा है कि अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, जिसे और तेज किया जाएगा, लेकिन ईरान की रणनीति है कि पहले दुश्मन के रडार और डिफेंस तोड़ो, आसमान खाली हो जाएगा तब टारगेट करना शुरू करेंगे। दिसंबर 2025 में अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने पिछले कुछ सालों में बहुत कम इंटरसेप्टर खरीदे हैं। अमेरिका को हजारों में इंटरसेप्टर की जरूरत है, लेकिन उसने सिर्फ कुछ 100 खरीदे हैं। अमेरिका की टेंशन इस बात से बढ़ रही है कि ड्रोन को मार गिराना उसे आसमान से उड़ाने से कहीं ज्यादा महंगा है। एक ड्रोन को मार गिराने में उसकी कीमत से कम 10 गुना ज्यादा महंगी पड़ रही है। ईरान अमेरिका के हमले में तो यह अनुपात 60 से 70 गुना तक है। इस खर्च को देखकर ट्रंप की बौखलाहट बढ़ रही है। आज से 80 साल पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन जापान की वजह से इसी तरह बौखलाए हुए थे। इसीलिए जापान को रोकने के लिए हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे।
इसलिए ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि कहीं ईरान को रोकने के लिए अमेरिका एक बार फिर न्यूक्लियर हमले के बारे में तो नहीं सोच रहा। हालांकि ईरान में इस बात को लेकर कोई डर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान डर के मारे कांप रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के खात्मे के बाद पाकिस्तानी हुक्मरान घबराए हुए हैं। एक तरफ अफगानी लड़ाके तो घर में घुसकर वार कर ही रहे थे, कहीं अब ईरान के बाद उनका तो नंबर नहीं आने वाला है। हल्ला तो ये भी है कि इजराइल और इंडिया ने मिलकर हमला शुरू भी कर दिया है। पाकिस्तान को ये डर होना भी चाहिए ताकि उसके आतंकी इरादों और धोखा देने वाली आदत कंट्रोल में रहे। हालांकि पूरी दुनिया की टेंशन इस बात से बढ़ रही है कि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो कहीं इसका अंजाम परमाणु वाले खतरे की तरफ ना पहुंच जाए। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका की बौखलाहट इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि इतने बड़े नुकसान के बाद भी ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा। इसके अलावा ईरान के सस्ते ड्रोन्स अमेरिका के महंगे एयर डिफेंस सिस्टम पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। ईरान आज उसी तरह बेकाबू हो चुका है जैसे 80 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हो गया था। जापान को रोकने और युद्ध को बंद करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन को न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर देना पड़ा था। लेकिन अब ट्रंप की बौखलाहट कैसे शांत होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। आज मेरे साथ चक्रव्यूह स्पेशल में इतना ही। शुभ रात्रि।